बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की डिस्कशन की थी और उसमें हमने प्रॉपरली इस चीज को देखा था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की थिकनेस की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डे बाय डे वार्मर होता जा रहा है और उसके वार्मर होने की जो बेसिक रीजन है वो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। आज हमने एसिड रेन का टॉपिक स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू ALP यानी एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 127 पर आ जाइए। स्टूडेंट्स, इसके एसिड रेन के टॉपिक से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने सामने मेंशन की हैं, तो आइए उन्हीं बातों से हम स्टार्ट करेंगे ताकि किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमसे मिस ना हो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेन कैसे होती है। देखिए, रेन की कई साइकिल्स हैं जिनमें से नॉर्मली एक दो साइकिल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं कि रेन एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स के थ्रू या मैकेनिज्म के थ्रू होती है। उस मैकेनिज्म में जो वाटर है ओशंस का, सी का, लेक स्ट्रीम का, वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, वेपर्स बनते हैं और वो ही वाटर ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनाता है और काफी टाइम लग जाता है, स्लो प्रोसेस है। वो जब क्लाउड्स बन जाते हैं तो उन क्लाउड्स में फिर रेन होती है, या कह लीजिए उन क्लाउड्स में से रेन वाटर जो है वो नीचे हमारी जमीन की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वाटर ट्रेवल करके आता है। ये नॉर्मली एक छोटी सी साइकिल है जो कि हम कह लीजिए प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, 7 ग्रेड में, 6 ग्रेड में आपने होपफुली ये बात पढ़ी होगी। अब अगर हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो जो नॉर्मल रेन वाटर है वो जब आती है तो रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से वो वाटर गुजर कर आता है, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि उस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के होने की वजह से वो वाटर कुछ एसिडिक होती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक रोल प्ले करती है। अब वो जो एसिडिक मीडियम है वो नॉर्मल रेन वाटर का वो वीक होता है। वीक मीन टू से कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो रेन वाटर एसिडिक तो होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो जो नॉर्मल रेन होती है उसमें वीक एसिडिक फॉर्मेशन होती है, या यूं कह लीजिए कि वीक एसिडिक रेन होती है, ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मल रेन है उस नॉर्मल रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वीक एसिडिक मीडियम मौजूद होता है। अब वो वीक एसिडिक कितनी है तो उसकी पीएच जो है वो मैंने यहां पर लिख दी है, पीएच 5.6 to 6 होती है, ठीक है। और ये पीएच का टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है,
हमने एसिडिक बेसिक एंड सॉल्ट्स के टॉपिक में एसिडिक बेसिक एंड सॉल्ट के चैप्टर में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। और आपको याद होगा कि हमने पीएच स्केल में पीएच की लॉगरिथम की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। तो उसका कुछ इस तरह का फॉर्मूला था कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव ऑइन। ठीक हो गया जी। ये तो स्टूडेंट्स बात होगी वीक एसिडिक मीडियम में नॉर्मल रेन की। हमने बात करनी है एसिडिक रेन की या एसिड रेन की। तो आइए वो देखते हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे और क्यों हो रही है। देखिए बात वहीं से स्टार्ट होगी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से यूज किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो फॉसिल फ्यूल को यूज करती हैं। ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू उन्हें इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड कंबस्शन। ठीक है जी। कंबस्शन के प्रोसेस के थ्रू इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जाता है, इनको जलाया जाता है। जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो कुछ आप कह लीजिए इनमें से एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स। उन एयर पोल्यूटेंट्स में से हमारे पास जो हमने एसिड रेन में जिनकी बात कर रही है वो कुछ सल्फर के ऑक्साइड है और कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। जो इंपॉर्टेंट हैं जो कि एसिड रेन में रोल प्ले करते हैं, उस सल्फर में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3। ठीक हो गया जी। तो एक तो इसमें NO3 भी है और NO2 भी है। पहले NO2 ऑक्साइड आएगा फिर NO3 में उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये आपके पास वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से अर्थ से बनेंगे और बनकर कहां पर जाएंगे? ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में। कहां पर जाएंगे? ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में। जब ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में जाकर ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं ये नॉर्मल रेन वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब देखिए नॉर्मल रेन वाटर में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। अब फर्दर मोर उसके अंदर नॉर्मल रेन वाटर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आके मिक्स हो रहे हैं और सल्फर के ऑक्साइड भी मिक्स हो रहे हैं। जब ये दोनों सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आकर डिसॉल्व होंगे तो डिसॉल्व होने की वजह से आपकी अब जो नॉर्मल रेन वाटर है उसकी पीएच रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस का मतलब कम हो जाएगी। वो 5.6 to 6 थी तो वो रेन वाटर की रिड्यूस होकर वो पीएच हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी? 4। और आपको पता है जितनी पीएच रिड्यूस होती है उतना ही हमारे पास पीएच स्केल के ऊपर जो भी सॉल्यूशन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता चला जाता है। तो 4 pH पे अब की जो रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं अब वो नॉर्मल नहीं रहेगी बल्कि उसकी pH 4 हो चुकी है। इट मीन्स दैट अब वो मोर एसिडिक हो चुकी है, यानी उसमें मजीद एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब ये जो pH 4 हुई है एक्चुअल में ये रीजन किसकी थी? ये एयर पोल्यूटेंट्स की थी कि एयर पोल्यूटेंट्स आकर उस नॉर्मल रेन वाटर में डिसॉल्व हुए थे। ठीक है। और जब ये मतलब अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे तो एक्चुअल में ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं ये कुछ कंपाउंड बना देंगे। लाइक सल्फर के जो ऑक्साइड थे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। क्या बना देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया जी। जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट वाटर में डिसॉल्व होगा तो पहली स्टेज में HNO2 इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट नाइट्रस एसिड। क्या पढ़ते हैं इसे? नाइट्रस एसिड। तो पहले ये नाइट्रस एसिड बनेगा, नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन होगी और फिर नाइट्रस एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 यानी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में और ये एक्चुअली बन जाएगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड। अब आप ये देख सकते हैं कि दो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों उस रेन वाटर के अंदर अब अच्छी तरह डिसॉल्व हो चुके होंगे
और अब ये नॉर्मल रेन वाटर नहीं रहेगी, बल्कि इन एसिड्स के डिसॉल्व होने की वजह से अब ये वाटर एसिडिक वाटर बन जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, एसिड रेन। ठीक हो गया जी। ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये नॉर्मल रेन से एसिडिक रेन या एसिड रेन बनने की ये पूरी एक जर्नी है, और इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग जो है या फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहे हैं अपनी उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो उनके लिए जरूरी है। जहां तक बात फॉसिल फ्यूल की है तो हमने लास्ट टाइम इसको देखा था लेक्चर में कि फॉसिल फ्यूल जो है वो 3 प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इन तीनों प्रोडक्ट को ह्यूमन बीइंग्स आज इंडस्ट्रीज में, उसके अलावा अपनी व्हीकल्स में और डोमेस्टिक लेवल में ये तीनों प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा है। आज की बात भी कर ली जाए और आज से पहले की बात भी कर ली जाए तो सेम इन्हीं जगहों पर इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जा रहा है। लेकिन इन फॉसिल फ्यूल में से जो निकलने वाली गैसेस हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस हैं, इतनी ज्यादा कि वो नॉर्मल रेन वाटर को कन्वर्ट कर देती हैं एसिड वाटर में। ठीक है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ये स्टूडेंट छोटी सी एक स्मॉल या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि एसिड रेन के बारे में आपको पेज नंबर 127 पर मिल जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन के बारे में और फिर कुछ डायग्रामेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम इसके इफेक्ट्स की बात करेंगे कि असरअंदाज, इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, असरअंदाज होना, कि वो कौन से असरात हैं, असरात जो कि आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप एक हिसाब से इफेक्ट्स का मतलब असरात भी है। तो आइए पेज नंबर 127 पे, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एज यू हैव स्टडीड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर। यानी ये दो, अभी उन्होंने बात की है, दो तरह के ऑक्साइड्स जो हैं वो एयर में पैदा होते हैं। रेन वाटर कन्वर्ट्स सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड टू नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक हो गया जी। नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। यानी नॉर्मल रेन वाटर में पहले से ही एयर की कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। Its pH is about 5.6 to 6, जिसकी pH पहले से ही 5.6 to 6 है। बट लेकिन रेन वाटर ऑन डिसॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स, जब रेन वाटर एयर पोल्यूटेंट्स को डिसॉल्व करती है अपने अंदर, आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि एसिड्स becomes more acidic and its pH reduces to 4, यानी इसकी वजह से वो ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं और उनकी pH जो है वो रिड्यूस होकर 4 हो जाती है। और 4 pH का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनना शुरू हो चुके हैं और बन गए हैं। ठीक है जी। Acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rain। तो असल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एसिड्स बनाते हैं, जिन्होंने रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व होना होता है और एसिड रेन होती है। तो अब ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आपकी नॉर्मल रेन वाटर को एसिडिक बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उन पोल्यूटेंट्स के नाम दो हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो लास्ट 2 लाइंस अभी मैंने पढ़ी है इसी पैराग्राफ की, ये आंसर आपके पास, इसका आपने मार्क कर लेना है और क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा हुआ जी फिगर 14.8 shows how oxide of sulfur and nitrogen are converted into acids। अब हम जाकर अभी फिगर पर देखेंगे कि कैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं।
These acid dissolve in water and डैमेज सॉइल। सबसे पहले उनका जो सॉइल यानी मट्टी जो है उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। एनिमल्स यानी जानवर, प्लांट्स पौधे, एंड इक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक लाइफ का मतलब जो आबी जिंदगी है, पानी के अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ओशन एंड सी में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश हो गई या दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं अनकाउंटेबल, उनकी बात हो रही है। तो अब आप पेज नंबर 128 पर आ जाइए। आपको टॉप पर एक डायग्राम, एक स्केच नजर आ रहा होगा। इट इज सो सिंपल अगर आप इसको देखें, लेकिन आपको इसको डायग्राम में समझना है कि कैसे एसिड रेन बन रही है और कैसे वो आपकी पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से आप इस डायग्राम को देखिएगा, आपको दो लॉन्ग सिलेंडर्स नजर आ रहे होंगे। एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज के साथ आपको एक कार नजर आ रही होगी राइट साइड पे। तो एक्चुअल में ये वो व्हीकल है जो ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पेट्रोल डलता है, जो कि एक्चुअल में एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, आपको यहां से देख सकते हैं इन दोनों में से आपको स्मोक निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, और ऊपर कंबाइन करके लेफ्ट साइड पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यानी जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स होगी, बाइक्स वगैरह एटसेट्रा, इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा कि द प्लूटेंट गैसेस ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी ज्यादा दूर तक। उसकी रीजन क्या है आपको ये पता है कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एक्चुअल में गैसियस फॉर्म में है, और गैस को जितना ज्यादा वॉल्यूम मिलता है वो उतना ही ज्यादा कवर करती हैं। अब आपको ये पता है कि अर्थ से ऊपर पूरा प्रॉपरली एक एक्सपेंशन वे में ओपन एयर है। इजीली कोई भी चीज, अगर कोई भी गैस होगी तो वो इजीली ट्रैवल करके ऊपर चली जाएगी। देयर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक। ये जाके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, एसिड्स बना देंगे। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है H2SO4 HNO3 आर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स, यानी जो बादल हैं जो कि बारिश करवाते हैं यानी रेन करवाते हैं, उन बादल यानी क्लाउड्स में ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि जब ये डिसॉल्व होगा, अब ये जब रेन बन के नीचे आएगी तो ये एक्चुअल में एसिड रेन कहलाएगी। ठीक है, यहां तक एक्चुअल में हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम पढ़ने लगे हैं इफेक्ट्स, असरात, कि जब ये रेन नीचे आकर गिरेगी तो हमारी जो कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, हमारे जो ट्रीज हैं और उन ट्रीज को बनाने वाली सॉइल, ठीक है, ये चार आप कह लीजिए मेन हेडिंग्स हैं जिनके ऊपर एसिड रेन के इफेक्ट को बताया गया है, और उनको डायग्रामेटिकली उन्होंने दिखाने की कोशिश भी की है। आप ये देखिए, जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एज अ रेन, एसिड रेन के तौर पर गिर रही हैं, तो आपको नीचे एक छोटी सी बिल्डिंग बनी नजर आ रही होगी स्काई ब्लू कलर की। ठीक है, तो ये बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है एसिड रेन। फिर आपको उसी के साथ नजर आ रहे होंगे उन्होंने 2-3 ट्रीज बनाए हुए हैं। ट्रीज यानी जो आपके बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लीव्स के ऊपर जो प्रोडक्शन होती है उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। तो हम नीचे पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि एसिड रेन जो है वो वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। वेजिटेशन का मतलब कि जो पौधों ने लीव्स के थ्रू अपनी डेवलपमेंट करनी होती है उसको। फिर जाहिर सी बात है ये एसिड रेन सिर्फ अपर सरफेस ऑफ ट्री नहीं रहेगी, बल्कि एसिड रेन नीचे भी गिरेगी जमीन पर। तो जमीन यानी जहां पर आपके फॉरेस्ट हैं यानी दरख्त वगैरह हैं, वहां की जमीन एक्चुअल में मट्टी होती है, सॉइल होती है, और वो जरखेज होती है। ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर्स मौजूद होते हैं। तो जैसे जैसे रेन वहां पर गिरेगी तो वो आपकी जो सॉइल है उस सॉइल को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। उसमें जो यूजफुल केमिकल्स है
वो सारे के सारे एसिड इनमें डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होकर आपको नजर आ रहा होगा उन्होंने आगे एक एरो बनाया, हेडेड एरो, और वो सारे के सारा रेन वाटर अब चलेगा। ठीक है, वो रेन वाटर एसिडिक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ सॉइल में से जो कुछ मिनरल्स हैं, रॉक मिनरल्स जिन्हें कहा जाता है, या कुछ कह लीजिए हैवी मेटल्स हैं, उसके अलावा वो भी सारी मिक्स होकर नीचे आपके एक्वेटिक लाइफ तक पहुंचेंगी। वो जब एक्वेटिक लाइफ तक पहुंचेंगी तो आपको नजर आ रहा है कि समंदर में उन्होंने 2 फिश बनाई हुई हैं, 2 फिशेस बनाई हैं, और वो शो की हुई हैं कि जैसे ही इन तक ये पानी पहुंचेगा एसिडिक रेन वाला और कुछ हैवी मेटल्स पहुंचेंगी, तो ये एक्चुअल में जाकर इनके गिल्स को क्लोज कर देंगी, यानी इनके गिल्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और अल्टीमेटली जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इससे रेलिवेंट जो है ये नीचे की पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअल में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो आइए हम उसको पार्टीशन में 1 by 1 एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो आपकी एसिड रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एसिड रेन करती क्या है कि कुछ हैवी मेटल्स हैं, उन हैवी मेटल्स के साथ चलती है। ठीक है, अब वो हैवी मेटल्स कौन कौन सी हैं जी? वो एल्यूमिनियम हो सकती है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है। ठीक है, इस तरह ये हैवी मेटल्स हैं। ये हैवी मेटल्स के साथ एसिड रेन डिसॉल्व होती है और एक स्पेसिफिक लेवल तक ये सारा पानी लेक्स, स्ट्रीम्स तक जाता है, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। अब देखिए, ये जो पानी है लेक एंड स्ट्रीम का, इसको एक स्पेसिफिक लेवल से साफ किया जाता है और हम पढ़ते हैं कि ये पानी जो है ये ह्यूमन बीइंग्स जो है, यानी इंसान, वो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो यूज करते हैं किसके लिए? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अब जब ह्यूमन बीइंग इस तरह का वाटर पिएंगे ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जब ह्यूमन बीइंग्स ये वाटर पिएंगे तो जाहिर सी बात है उनको काफी ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो ये स्टमक प्रॉब्लम्स तब ही होती हैं जब हम पोल्यूटेड वाटर यानी गंदा पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये तो ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान हो गया। इसके अलावा ये जितनी भी हैवी मेटल्स हैं ये ट्रेवल करेंगी। ठीक है, और ये सारी की सारी हैवी मेटल्स ट्रेवल करके लेक स्ट्रीम्स के थ्रू ये आपकी पहुंचेंगी आगे एक्वेटिक लाइफ तक। अब जब एक्वेटिक लाइफ तक ये पहुंचती हैं तो ये हैवी मेटल्स जाकर एक्वेटिक लाइफ में, जिस तरह अगर एक लेक स्ट्रीम की बात कर ली जाए तो एल्यूमिनियम जो मेटल है ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जो कि जाकर डायरेक्ट जो फिश होती है या फिशेस हैं उनकी जो गिल्स होते हैं, गिल्स कहते हैं गलफड़ों को। ठीक है, सिंगुलर इसको गलफड़े कहा जाता है, वो जगह जहां से फिश ऑक्सीजन लेती है यानी रेस्पायरेशन लेती है, रेस्पायर करती है, सांस लेती है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम मेटल बहुत ज्यादा डेंजरस है फिशेस के लिए, क्योंकि ये जैसे ही जाती है जाकर तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व हुई होती है, तो ये फिशेस के गिल्स के अंदर जाकर क्लॉग हो जाती है। क्लॉग का मतलब जाकर इसके जो गिल्स हैं उनको रोक देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फिशेस हैं वो सांस नहीं ले पाती, उनको सफोकेशन होती है और सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेटल्स के साथ साथ एसिड रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है जी, तो ये आपका पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स। आ जाइए जी, एसिड रेन ऑन सॉइल, यानी एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस। रॉक्स लीचेस का मतलब चट्टानें होती हैं, चट्टानों को कहते हैं। इनमें जो हैवी मेटल्स हैं, लाइक जिस तरह मैंने आपको सामने बताया, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है, इनके सिंबल्स लिख दिए गए हैं।
with it and discharges these metals into rivers and lakes। यानी इनको डिस्चार्ज मतलब निकाला जाता है, ये निकलती हैं और जाकर रिवर और लेक्स में डिवॉल्व हो जाती हैं। दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये ह्यूमन बीइंग जो है वो इनको इस तरह के वाटर को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। कहते हैं कि these metals accumulate, accumulate का मतलब इकट्ठे होना। ये मेटल्स जमा हो जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी में टू अ टॉक्सिक लेवल। तो टॉक्सिक लेवल पर जब ये जमा होती हैं तो ये जहरीली होती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें स्टमक प्रॉब्लम एक कह लीजिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग्स में। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स आल्सो सफर्स। जो एक्वेटिक लाइफ है, आबी जिंदगी है, वो भी इसकी वजह से काफी असरअंदाज होती है बिकॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स, क्योंकि इन मेटल्स की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस क्लॉग्स द फिश गिल्स। ठीक है, क्लॉग्स मतलब रोकना, ठीक है, और गिल्स मैंने आपको बता दिया है। तो एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं, एल्यूमिनियम आयंस ये जाते हैं और जाकर फिश के गिल्स को क्लॉग कर देते हैं, रोक देते हैं। इट कॉजेज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश। ठीक है, यानी ये जैसे ही इनके गिल्स क्लोज होते हैं इन मेटल की वजह से, स्पेशली उन्होंने कहा एल्यूमिनियम मेटल की वजह से, तो क्या होता है, उन्हें सफोकेशन होती है, मतलब घुटन होती है, एंड अल्टीमेटली उनकी क्या हो जाती है, डेथ। तो ये आप देखिए कि एसिड रेन का कितना ज्यादा इफेक्ट है कि ये ह्यूमन बीइंग और उसके साथ साथ एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसके साथ दूसरा जो स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट है वो बिल्डिंग्स पर है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में ये है कि एसिड रेन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है किस पर, बिल्डिंग्स पर। देखिए जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी कह लीजिए फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, मशहूर जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर मौजूद होता है मार्बल और लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन हम कहते हैं स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब होता क्या है, जैसे ही एसिड रेन आकर इन बिल्डिंग्स पर गिरती है तो इसमें से सारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो दिन ब दिन क्या होती जा रही हैं, डल होती जा रही हैं। डल का मतलब कि उनका जो ओरिजिनल कलर है जब उनको बनाया जाता है वो मध्यम पड़ना शुरू हो जाता है, फेंट होता है, डल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दिन ब दिन ये इरोडेड होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है, इरोडेड। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एसिड रेन का इफेक्ट है ऑन बिल्डिंग्स। अगर इसकी एग्जांपल दे दी जाए तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे अगर आप देखिए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि एसिड रेन की वजह से खराब हुई हैं और उनकी रिकंस्ट्रक्शन भी की गई है। अब जैसे आपने नाम सुना होगा, ये एक्चुअल हम इसको चबुर्जी पढ़ते हैं लेकिन ये चार बुर्ज कहलाता है। इसकी अब रिकंस्ट्रक्शन की गई है। क्यों, जब एसिड रेन हुई थी पाकिस्तान में तो इसके ऊपर मौजूद जो एक्सपेंसिव स्टोन था, मार्बल या लाइमस्टोन वगैरह, वो सारा उस एसिड रेन ने खराब कर दिया था। ठीक है, उसको इरोडेड का मतलब क्या होता है, ये आपकी बुक पे वर्ड डल एंड इरोडेड लिखा हुआ है। इरोडेड का मतलब होता है मिट जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल देख ली जाए तो वो बादशाही मस्जिद की है। बादशाही मॉस्क भी कहा जाता है इसको। इस मस्जिद को भी अगर आप देखें तो इसको बड़े ही नफासत के साथ, बड़े नफीस तरीके से इसके ऊपर बड़े अच्छे स्टोन्स यूज किए गए थे जब बनाई गई थी। लेकिन अब अगर आप इसको अपनी प्रेजेंट फॉर्म में देखें जाकर तो आपको नजर आएगा कि इसमें अब दरारें आ चुकी हैं, उसमें काफी हद तक उसका कलर डल हो चुका है और उसमें मार्बल वगैरह और लाइमस्टोन अगर मौजूद है तो वो मिटना शुरू हो गया होगा। और ये सारा जो आप कह लीजिए चेंजेस आई हैं वो एक्चुअल में एसिड रेन की वजह से आई है। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड पॉइंट है एसिड रेन के इफेक्ट्स में।
तो क्या कहते हैं जी, कहते हैं एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। ठीक है, Thus, these buildings are getting dull and eroded day by day. Day by day यानी दिन ब दिन ये डल होती जा रही हैं, इनका कलर हल्का होता जा रहा है, एंड eroded मतलब ये मिटना शुरू हो गए हैं। थर्ड पॉइंट जो स्टूडेंट्स हमारा एसिड रेन का है वो सॉइल पर है। देखिए थर्ड पॉइंट किस पर है, सॉइल पे। देखिए जो एसिड रेन है जब ये होगी तो जाहिर सी बात है ये अर्थ पर गिरेगी। अब अर्थ पर जहां जहां सॉइल है हमने उसकी मेजरमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो आप कह लीजिए इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही सॉइल के अंदर एसिड रेन आकर डिसॉल्व होती है तो इस सॉइल की फर्टिलिटी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस। फर्टिलिटी रिड्यूस होना यानी ये सॉइल इस काबिल नहीं रहती कि ये प्लांट्स की ग्रोथ करवा सके। ठीक है, इस वजह से अगर सॉइल में एसिड रेन मौजूद होगी तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो किस पर पड़ता है, प्लांट्स की ग्रोथ पे, और सॉइल जो है वो खराब हो जाती है। जो आपका थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है ये दोनों पॉइंट कह लीजिए सॉइल और प्लांट्स पे हैं। ठीक है, तो इनको मैं एक जगह पर ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थर्ड प्लस फोर्थ पॉइंट। अब जब सॉइल आपकी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो आपकी प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो हो जाएगी हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है रुकना। ठीक है, तो ये प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा ये एसिड रेन इस अर्थ के ऊपर मौजूद जो ट्रीज हैं उन ट्रीज के डायरेक्ट जो कह लीजिए लीव्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि एसिड रेन जो है वो आपकी जो वेजिटेशन है उसको भी क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है जी। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है कि एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। इंक्रीजेस यानी बढ़ाना, कि सॉइल की एसिडिटी को वो बढ़ा देती है, यानी एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल। तो इस तरह की मिट्टी में प्लांट्स जो हैं वो या फसलें जो हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर सकती। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल। टॉक्सिक यानी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जहरीलेपन पर चली जाती हैं कि इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाता है। दैट पॉइजन द वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी पौधे, पॉइजन यानी जहरीले। ठीक है ना। एवरी ओल्ड ट्री आर अफेक्टेड, सॉरी इवन ओल्ड ट्रीज आर अफेक्टेड ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ओल्ड ट्रीज यानी जो पुराने दरख्त लगे हुए 100 साल 200 साल पहले, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है एसिड रेन का। देयर ग्रोथ इज रिटार्डेड, दे गेट ड्राई एंड डाई। यानी ये इनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड होती है। रिटार्डेड का मतलब भी रुकना ही है। ठीक है, और ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। ठीक है, मिट्टी में यानी सॉइल में एसिड्स के इंक्रीज होने की वजह से तो ये ड्राई होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स के एसिड रेन डायरेक्टली डैमेजेस द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स। यानी दरख्त और जो प्लांट्स हैं उनके जो पौधे हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट करती है एसिड रेन। एंड लिमिटिंग देयर ग्रोथ। लिमिटिंग देयर ग्रोथ यानी खास लिमिट तक उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उसमें मजीद होना होता है लेकिन वो ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डैमेज, यानी इतना ज्यादा नुकसान होने पर प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड। हैम्पर्ड मतलब कि प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। प्लांट कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कहते हैं काबिलियत, कि प्लांट्स की जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीजेस रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी होता क्या है कि जो प्लांट के अंदर एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, एक अपनी रुकावट होती है, एक अपनी पावर होती है, विल पावर, कि वो कोल्ड यानी नाखुशगवार ठंड से बच सके
और उसके अलावा जो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचने की जो उनकी पावर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो उन पर पहले ही एसिड रेन का इफेक्ट होता है। वो एसिड रेन इतनी ज्यादा इफेक्टेड होती है कि अल्टीमेटली उनमें ये चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। तो आपने स्टूडेंट्स यहां तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है, बाकी आगे एक लाइन मैंने स्किप कर दी है क्योंकि उन्होंने दोबारा आपको ये कहा है कि आप डायग्राम देखें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने डायग्राम नहीं बनानी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने थ्योरी पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। एक आप पेज नंबर 129 के टॉप पर राइट साइड पे एक डायग्राम देख सकते हैं। वो उन्होंने डायग्राम दिखाने की कोशिश की है कि जब प्लांट्स या ट्रीज पर एसिड रेन गिरती है तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है। होपफुली वो देखकर आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि एसिड रेन कितना ज्यादा अफेक्ट करती है हमारी लाइफ पे, प्लांट्स की लाइफ पर और उन तमाम चीजों पर जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये एसिड रेन का इफेक्ट नेचुरली तौर पर क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि इसको ह्यूमन बीइंग्स ने जमीन पर फॉसिल फ्यूल की लातादाद यूजेज की वजह से बनाया है। तो इसमें काफी हद तक जो गलती है वो इंसान यानी ह्यूमन बीइंग्स की भी है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्क फॉर डे 5 एसिड रेन पर था। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। तो आज हमारा वर्क फॉर डे 5 यहां तक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एसिड रेन और इसके इफेक्ट्स की बात की थी और आपने अच्छी तरह ये समझ भी लिया था कि एक्चुअल में एसिड रेन है क्या चीज। इसी तरह एक और टॉपिक हमारे पास है ओजोन डिप्लीशन का। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर के स्टार्ट में ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था जब हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की डिस्कशन की थी। हमने ये देखा था कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ओजोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओजोन एक ऐसी स्पेसिफिक लेयर है जो कि नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि वो सनलाइट से आने वाली जो स्ट्रॉन्ग रेज हैं उनको फिल्टर कर सके। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और उसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज हैं जिनकी बात एक्चुअल में हम ओजोन डिप्लीशन के टॉपिक में करेंगे, या कह लीजिए वो एक्टिविटीज जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होती है, वो डिस्कशन आज हमने करनी है। फॉसिल फ्यूल की बात तो एसिड रेन तक थी। आज हम कुछ न्यू एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे थे और स्टिल अभी कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज की बात आज हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ये नेचुरली तौर पर पाए जाने वाली ओजोन लेयर दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। दिन ब दिन आप ये कह लीजिए कि ये डिप्लीट होती चली जा रही है। डिप्लीट का मतलब खत्म होना होता है। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब यहां पर क्या होगा कि ओजोन जो है डे बाय डे डिप्लीटेड होती जा रही है, कम होती जा रही है, और उसकी बेसिकली रीजन जो है वो ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज है। तो पहले तो हम कुछ पॉजिटिव साइंस जो हैं वो ओजोन को डिस्कस करेंगे, जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है तो हमें यहीं से इसकी डिस्कशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि ओजोन एक्चुअल में एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। अब ये वर्ड एलोट्रॉपिक क्या है, आपको याद होगा कि आपने प्रीवियस क्लास में वर्ड एलोट्रॉपी पढ़ा था।
एलोट्रॉपी क्या होता है स्टूडेंट्स? एलोट्रॉपी एक ऐसी फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से उस सब्सटेंस को एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स में अगर रखा जाए तब हम उस सब्सटेंस को एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है जिसको हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, और वही ऑक्सीजन में अगर एक और ऑक्सीजन का एटम ऐड कर दिया जाए तो O3 यानी ओजोन बन जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि एक ही सब्सटेंस है ऑक्सीजन, लेकिन वो एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में पाया जा रहा है, दैट्स वाई हम उसको एलोट्रॉपी कहेंगे। तो इसी वजह से जो ओजोन है ये एक्चुअल में एलोट्रॉपिक फॉर्म है, किस्म है किसकी? ओजोन की। ये आपके पास पहला पॉइंट है। दूसरी बात स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या है कि इसकी फॉर्मेशन कहां पे होती है, तो हमने पढ़ा था कि ओजोन जो है इसकी फॉर्मेशन एक्चुअल में मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर होती है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेशन मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद कि अगर हमें इसको मेजर करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें ओजोन की मिलती है वो अगर आप अर्थ से अवे जाना शुरू करें, अवे का मतलब दूर जाना शुरू करें, तो 25 से 30 किलोमीटर के बाद आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो ओजोन की मिलती है। ठीक है, और उसी कंसंट्रेशन में हम उसको ओजोन के साथ साथ लेयर का नाम दे देते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस के बाद इसने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है, पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है। इट इज लाइक अ ब्लैंकेट, जिस तरह एक कंबल होता है और उसके नीचे हम अपनी पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं सर्दियों में ताकि हमें ठंडी हवा ना लग जाए, हम बीमार ना हो जाएं, तो वो कंबल हमें एक किस्म की प्रोटेक्शन देता है और वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। इसी तरह पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट की फॉर्म में जो कवर करती है लेयर, वो ओजोन कहलाती है। अब सवाल यहां पर ये अराइज होता है, ये सवाल बनता है कि ओजोन ऐसा क्यों कर रही है? तो एक्चुअल में वो ही ओजोन लेयर का फंक्शन मैं इधर आपके सामने राइट कर देता हूं, जो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जी ओजोन लेयर का जो फंक्शन है वो ये है कि जितनी भी सन की रेज आनी है उन सन में यूवी रेज होती हैं जो कि एक्चुअल में ट्रेवल करके कहां तक आनी होती हैं? जमीन तक, अर्थ तक। लेकिन अर्थ पर आने से पहले इन यूवी रेस को गुजरना पड़ता है ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर में से। ओजोन लेयर क्या करती है? इन यूवी रेस को फिल्टर करती है। फिल्टर का मतलब साफ करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये रेस फिल्टर नहीं होंगी तब तक इन रेस का हमें नुकसान ही रहेगा, ह्यूमन बीइंग्स को और दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में पाए जाते हैं। अगर किसी वजह से ये ओजोन लेयर फिल्ट्रेशन नहीं करती, उन सन की यूवी रेस को साफ नहीं करती और डायरेक्ट अगर वो रेज अर्थ पर आ जाती हैं तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्किन कैंसर है। ठीक है जी, तो इसी वजह से अब आप देख सकते हैं कि ओजोन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की अगर बात की जाए तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल हालात में हमने जो पहले पढ़ा था कि जितनी भी ओजोन है वो एक कांस्टेंट वे में बैलेंस हुई है। वो कांस्टेंट वे भी हम पीछे पढ़कर आए थे। वो वे क्या था कि एक खास लेवल से उसकी डिकम्पोजिशन होती है, मतलब ओजोन टूटती है। ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन आपको याद होगा हमने पढ़ा था अपर लेयर, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में, अपर स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ये डिकम्पोजिशन के रिएक्शन होते थे जिसमें ओजोन स्प्लिट करके ऑक्सीजन गैस और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन बनती थी। और फिर
वो ही एक कांस्टेंट लेवल से उसकी फॉर्मेशन होती थी। और ओजोन की फॉर्मेशन कहां पर होती है वो मैं आपको पहले ही ऊपर बता कर आ चुका हूं कि ओजोन की फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअल में मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर जो है वहां पर होती है। तो ये अगर आप देख सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रिएक्शन होते रहते हैं, ओजोन जो है वो हमारे पास जनरेट होती है और ये असल में एक नेचुरल बैलेंस है जो कि वजूद में रहता है। ठीक है, एक नेचुरल बैलेंस। तो यहां तक ये हमने नेचुरली तौर पर बात कर ली कि कैसे जो हमारे पास मौजूद ओजोन है उसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे डिकम्पोजिशन होती है और कैसे वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर में और हमें प्रोटेक्ट कर रही है उन तमाम लेयर से जो कि सन की तरफ से आ रही हैं। ठीक है, अब आप जरा बुक के पेज नंबर 129 पर आ जाइए। इसमें सबसे पहले आप बॉटम में डायग्राम देखिए। बॉटम पर लेफ्ट साइड पर डायग्राम आपको नजर आ रही है, नीचे देखिए अर्थ बनी है, उसके दरमियान का 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अवे द अर्थ आपको ओजोन लेयर नजर आ रही है। ठीक है, और उसके ऊपर आप देखिए सन है, सन की रेज आ रही है और उन्होंने क्या लिखा है जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर, यानी ये सन की रेज आएंगी, ओजोन इसको एब्जॉर्ब करेगी, इसको फिल्टर करेगी, फिर ये जो सन की रेज आएंगे एक्चुअल में ट्रेवल करके नीचे जाएंगी, ट्रोपोस्फियर से ट्रेवल करके हमारी अर्थ तक। ठीक है जी, तो ये एक्चुअल में नेचुरली तौर पर हो रहा है। अब आइए इसकी पहले रीडिंग करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ये हमें पता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, ओजोन का फॉर्मूला O3 है। इट मीन्स दैट ओजोन डिपेंड अपॉन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अगर ओजोन लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं O3 इसका फॉर्मूला है। 3 मीन्स के इसके 3 एटम्स हैं। It is formed in the atmosphere by the association of an oxygen atom with an oxygen molecule। कि एक ऑक्सीजन एटम होता है, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन जिसको कहा जाता है, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है जिसको ऑक्सीजन गैस भी कहा जाता है। और ये सारा काम कहां पर हो रहा है, मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। नो डाउट ये जो सामने पहला रिएक्शन है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, इट इज वेरी सिंपल। आगे चलते हैं जी कि ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। वैसे तो ये एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, लेकिन इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन कॉल्ड ओजोन लेयर। जो इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो ओजोन लेयर है। ठीक है, जो कहां पर है जी, स्ट्रेटोस्फीयर में, कि उस रीजन में जो कि अबाउट 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो सतह जमीन से 30 किलोमीटर दूर जो है पाई जाती है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम में भी देखा। दिस लेयर सराउंड्स द ग्लोब। ग्लोब मीन्स अर्थ, कि ये पूरी अर्थ को सराउंड करती है, कवर करती है, एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ लाइक अ शील्ड, और उसको शील्ड की मानिंद यूज करती है ओजोन अपने आप को। और किसको प्रोटेक्ट करती है, अर्थ को, फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की उन नुकसानदेह रेडिएशंस या उन नुकसानदेह रेस से जो कि सन की तरफ से आती है। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वुड कॉज स्किन कैंसर। अगर नहीं, इसके अलावा क्या हो सकता है कि यूवी रेज डायरेक्ट स्किन कैंसर का कॉज बन सकती है। So ozone layer in stratosphere is beneficial for the life on the earth। यानी जमीन पर जितनी भी जिंदगी है, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए ओजोन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसने यहां पर सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नाम नहीं लिखा, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन तमाम की बात की जा रही है। अब आगे आ जाइए पेज नंबर 130 पे। अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में ओजोन कंसेंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और वो कांस्टेंट कैसे रहती है, थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस।
वो कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में अक्कर होते हैं उनकी वजह से। और वो दो रिएक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दो रिएक्शन हमने पहले भी राइट किए हुए हैं। एक रिएक्शन फॉर्मेशन का और एक रिएक्शन किसका है, डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। आगे कहते हैं बट दिस ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन। यहां पे वह डिप्लीटेड का मतलब है खत्म करना या खत्म हो जाना, कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारी ओजोन जो है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, डिप्लीटेड यानी खत्म हो रही है। तो क्या रीजन है जी, तो ये देखिए कि जो नेचुरल बैलेंस बना हुआ है, ये एक्चुअल में जो रिएक्शंस हो रही हैं जिनकी वजह से हमारी ओजोन डिस्टर्ब हो रही है, वो एक्चुअल में नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाली कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है। और वो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, अब ओजोन डिप्लीशन में हम उन एक्टिविटीज की बात नहीं करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया फॉसिल फ्यूल की, बल्कि हम कुछ उन कह लीजिए मशीनरी की बात करेंगे जो आज दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उस मशीनरी में से एक हार्मफुल गैस रिलीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ओजोन के लिए। तो वो कौन सी मशीनरी है जी, कुछ आप कह लीजिए रेफ्रिजरेंट्स हैं। रेफ्रिजरेंट्स कहते हैं ठंडा करने वाले, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। रेफ्रिजरेटर जो आपके फ्रीजर होते हैं, फ्रिज होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स को ठंडा करते हैं। एयर कंडीशनर्स जिनको हम एसी कहते हैं, ये इनमें से एक गैस लीक होती है, गैस निकलती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मैंने नाम भी मेंशन किया है, ये देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। होता ही है कि कार्बन होता है, उसके साथ कह लीजिए कि फ्लोरीन और क्लोराइड आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये एक स्पेसिफिक वे से नीचे जमीन से ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करके ऊपर तक जाते हैं ओजोन के पास। तो एक्चुअली ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं यही मेजर कॉज बनते हैं ओजोन की डिप्लीशन का, यानी ओजोन के खात्मे का। आप कह सकते हैं डिप्लीशन का मतलब खत्म होना है, यानी खात्मा होना है। ठीक है, तो ओजोन के खत्म होने की जो बेसिक रीजन है वो एक्चुअल में आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। कहते हैं जी कि हाउएवर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, जो कि रेफ्रिजरेंट्स में जैसा आपको बताया ठंडा करने वाली जो आपकी मशीनरीज हैं, इन एयर कंडीशनर्स हो गई और रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज को कहते हैं, ये मेजर कॉज बनते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। दीज कंपाउंड्स लीक इन अ वे, ये किसी ना किसी तरह लीक करते हैं, और अदर किसी एक या दूसरे तरीके से लीक करके ये कंपाउंड एस्केप करता है, निकलता है, एंड डिफ्यूज टू स्ट्रेटोस्फीयर। डिफ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज का मूव करना, और बड़ी ही स्ट्रॉन्गरली मूव करना किसी एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में डिफ्यूज कर जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो एक्चुअली में करती क्या है, वो ब्रेक कर देती हैं कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, और जो CFCl3 है वो जनरेट करते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्या बात है, ये क्या कहानी है, तो आइए इसे देखते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन में। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं उसमें एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास CFCl3 है। ठीक है, इसमें C कार्बन है, F फ्लोरीन है, और Cl जो है वो हमारे पास क्लोराइड्स हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बहरहाल क्या होता है, ये जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर इनको सनलाइट की यूवी रेडिएशंस मिलती हैं। वो यूवी रेडिएशंस क्या करती हैं, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से एक कार्बन और क्लोरीन के दरमियान का एक बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने की वजह से ये CFCl3 से CFCl2 बन जाते हैं, और एक क्लोरीन सेपरेट हो जाता है और वो रेडिकल बन जाता है। और ये क्लोरीन के ऊपर जो डॉट लगा है टॉप राइट साइड पे, इट इज द रिप्रेजेंटेशन साइन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां पे आपने फ्री रेडिकल का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा भी था और याद भी किया था। ठीक है, बहरहाल बात यहां तक खत्म नहीं होती। ये क्लोरीन रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है,
इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये डायरेक्ट ओजोन के पास जाता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जाकर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट, और रिएक्ट करके इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करवा देता है, जिसकी वजह से ये OCl रेडिकल बन जाता है। ठीक है, ये दोनों अब रेडिकल की फॉर्म में है और पीछे जो रह जाती है वो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब ये जो OCl रेडिकल है, ये OCl रेडिकल यहां पर हम इसको दोबारा रिएक्टेंट के तौर पर लिखेंगे। इसमें ऑक्सीजन जो मोनो एटॉमिक है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, और क्लोरीन रेडिकल भी सेपरेट हो जाता है। ऊपर जो मैंने आपके पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाई थी, ये ऑक्सीजन और क्लोरीन की, इसको क्लोरीन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्लोरीन ऑक्साइड भी कहा जाता है, या फिर आप इसको, क्योंकि इसके साथ एक ऑक्सीजन है तो आप उसको क्लोरीन मोनो ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अभी एक अनस्टेबल फॉर्मेशन, एक अनस्टेबल फॉर्म में आपके पास मौजूद है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड दोबारा यहां पर हम इसको रिएक्टेंट के तौर पर लेंगे और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी रेडिकल की फॉर्मेशन में और क्लोरीन सेपरेट। देखिए ये जो अब क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है ये एक्चुअल में अब एक हिसाब से कह लीजिए ये रिसाइकल हो चुका है। रिसाइकल यानी दोबारा जनरेट हो चुका है, ये फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन। अब ये दोबारा जाएगा किसी दूसरी ओजोन के मॉलिक्यूल के पास, यही क्लोरीन। ठीक है, और ये दोबारा ऑक्सीजन को स्प्लिट करेगा, डायटोमिक बना देगा और एक फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है वो दोबारा एक ऑक्सीजन बनाएगी और एक क्लोरीन फिर बन जाएगा, वो फिर रिसाइकल, ये दोबारा ये साइकिल चलती रहेगी। तो होगा ये कि एक ऑक्सीजन हमें पहले रिएक्शन से मिला था रेडिकल वाला, एक जब दोबारा साइकिल चलेगी तो एक और मिलेगा मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये आपस में दोनों रिएक्ट करके O2 बना देंगे। अब आप ये देखिए कि जिस जगह पर ओजोन की जिस पॉइंट पर या जिस सतह पर ये रिएक्शन हो रही होंगे, एक्चुअल में वहां पर क्या बनना शुरू हो जाएंगे? ओजोन होल। तो आप ये देखिए ये ओजोन होल जो है, ये सिर्फ अगर मैं ये कहूं कि एक जो आपके पास ओनली वन क्लोरीन जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, एक क्लोरीन रेडिकल जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो लाखों यानी लैक्स ऑफ ओजोन को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। कि लाखों मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के डिस्ट्रॉय करके वहां पर होल्स बना सकता है। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये नेचुरल बैलेंस ओजोन का डिस्टर्ब होता चला जा रहा है दिन ब दिन, और ये ओजोन होल बनना शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम क्या आती है जब ओजोन होल बनता है, तो फिर आपके पास जो डायग्राम आएगी वो पेज नंबर 129 के बॉटम पे राइट साइड वाली डायग्राम है। अब वो आप देखिए, सारा कुछ सेम है लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज है। वो क्या? कि ओजोन लेयर में से जो सनलाइट की रेज गुजर रही है वो इस वक्त ओजोन में से फिल्टर होकर नहीं जा रही, बल्कि वो सन रेज जो हैं जिनको हम यूवी रेज कहेंगे वो डायरेक्ट ओजोन लेयर में से ट्रेवल कर रही है। क्यों? क्योंकि जिस जगह से वो निकल रही हैं वहां पर ओजोन होल मौजूद है, और वो ओजोन होल ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से है कि उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसको, एक कंपाउंड की फॉर्म में गैस है, वो एक्चुअल में जब उसमें से क्लोरीन जाता है और जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक स्पेसिफिक लेवल से आप देख सकते हैं इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में कि वो उस ओजोन को स्प्लिट करके ऑक्सीजन गैस बनाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उस जगह पर होल हो जाता है और सन की जो रेज हैं यूवी वो डायरेक्ट जमीन पर आती है। अब वो जब डायरेक्ट जमीन पर आती हैं तो उसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में, पूरी जो अर्थ है उसकी लाइफ के ऊपर होते हैं, और उस एक इफेक्ट उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट है वो स्किन कैंसर है। ठीक है जी। अब आप वापस आ सकते हैं पेज नंबर 130 पे। सीरीज ऑफ रिएक्शन आपको समझ आ गए होंगे होपफुली।
अब उसके बाद आगे देखते हैं कि अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, के एक फ्री रेडिकल जो क्लोरीन का है ये रिलीज होता है डिकम्पोजिशन ऑफ CFCS, के क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये टूटकर ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है और ये इतना कैपेबल होता है, इतना काबिल होता है कि ये डिस्ट्रॉइंग कर देता है मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, कि एक क्लोरीन का जो रेडिकल है फ्री रेडिकल वो लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में, तोड़ने में अपने आप में इतनी काबिलियत रखता है कि उनको तोड़ सकता है। तो द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज कॉल्ड ओजोन होल। तो जहां पर ये लेयर कम होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, तो एक्चुअल में वो इस वजह से क्योंकि वहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओजोन होल। तो अब इन्होंने नीचे ये दो एमसीक्यूज हैं आपके पास स्टूडेंट्स के, ओजोन होल कहां कहां देखे गए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ओजोन होल का सबसे पहला साइन जो नोटिस किया गया वो 1980s में कहां पे, अंटार्कटिका जिसको अंटार्कटिका भी कहा जाता है, वहां पर इसको नोटिस किया गया। फिर 1990s में डिप्लीशन को दोबारा रिकॉर्ड किया गया एक दूसरी जगह पर, आर्टिक, ठीक है जी। तो ये रिकॉर्डिंग कर कर हमने ये मेजर किया कि कैसे ये जो आज से 30 इयर्स या 40 इयर्स पहले कैसे ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हुई और उसकी बेसिकली रीजन जो थी वो ह्यूमन एक्टिविटीज थी। अब नीचे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, लॉन्ग क्वेश्चन, के कैसे हमें पता चलेगा कि ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। ये तो हमने पढ़ लिया कि ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स कैसे हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं जी, हमारा पहला जो इफेक्ट है वो ये है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन टू रीच टू द अर्थ। यानी अगर ओजोन डिप्लीशन हो गई तो सनलाइट की जो रेज हैं यूवी वो इस काबिल बन जाएंगी कि वो डायरेक्ट जमीन पर आए, दैट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स। और वो डायरेक्ट स्किन कैंसर करेंगे जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म की स्किन पे वो सनलाइट डायरेक्ट गिरेगी तो नेचुरली तौर पे उस पर स्किन कैंसर शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ओजोन लेयर की डिक्रीज होने की वजह से बहुत से इंफेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो अक्कर हो रहे हैं। जिस तरह एक इंफेक्शियस डिजीज में मलेरिया आता है, तो मलेरिया की बेसिकली स्प्रेड होने की एक रीजन यूवी रेडिएशन का डायरेक्ट जमीन पर आना भी है। तीसरी बात क्या है कि जी देखिए, अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डायरेक्ट यूवी रेडिएशन जमीन पर आने की वजह से, स्किन कैंसर की वजह से मर जाते हैं, तो आप ये देखिए कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड साइकिल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं, कि एक स्पेसिफिक लेवल से चेन बनी होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है, उसने उसे खाना होता है, फिर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसने उसे खाना होता है, तो ये पूरी एक फूड चेन बनी होती है, ठीक है। तो इसको फूड साइकिल भी कहा जाता है। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिज्म स्किन कैंसर की वजह से बीच में मर जाएंगे तो वो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक्चुअल में अगला पॉइंट यही है कि इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन। ये प्लांट की लाइफ साइकिल को जो है वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और बाकी फूड चेन इसकी वजह से डिस्टर्ब यानी टूट जाएंगे। अब मैंने तो एनिमल से बात स्टार्ट की, उन्होंने प्लांट से की। उसकी रीजन ये है कि प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड का। प्लांट्स को जो एनिमल्स खाएंगे वो हर्बीवोरस होंगे, प्लांट्स को खाने वाले लाइक गोट या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट खाते हैं, फिर उनको खाने वाले कंज्यूमर्स होंगे और पूरी एक फूड चेन है। तो जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो उनको खाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तो डेथ हो जाएगी और उनके पीछे जो पूरी चेन है अल्टीमेटली उनको वो सोर्स नहीं मिलेगा, तो वो पूरी एक चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ओजोन डिप्लीशन का, वो क्या है कि इट कैन चेंज द विंड पैटर्न। विंड पैटर्न जो हवा नेचुरली तौर पर एक पैटर्न से चल रही है वो एक्चुअल में चेंज हो जाएगी ओजोन डिप्लीशन की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो आबहवा एक्चुअल में क्लाइमेट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। स्पेशली एशिया
एंड पैसिफिक विल बी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स। अब ये उन्होंने बताया कि ये दो जो जगह हैं यहां पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है ओजोन डिप्लीशन का। इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि बहुत से लोगों को, इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि क्राइसिस जो है वो उठाने पड़े, उन्हें बहुत ज्यादा बहरान हुआ है क्योंकि उन्हें माइग्रेशन करनी पड़ी वहां से दूसरी जगह पर, ठीक है, और वो जरूरी थी अनटिल उन्होंने जब तक जिंदा रहना है। तो ये स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था ओजोन डिप्लीशन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने इसमें जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू एएलपी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज मौजूद हैं। मुझे याद है कि जब हम क्लास में थे तो स्कूल क्लासेस में हमने वो एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे, मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे कुछ रीजंस की वजह से। तो अगर उसमें कुछ एमसीक्यूज आपके रहते हैं तो आपको अब अच्छी तरह ये चैप्टर समझ आ गया है, तो आप उन एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ साथ पेज नंबर 136 पर आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं। मैंने वैसे तो आपको साथ साथ बताया है कि अच्छा जी इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट है, तो मुझे यकीन है कि आपके वो कॉन्सेप्ट्स और उनकी जो मार्किंग है वो आपको समझ आ जाएगी और अब आप इतने एलिजिबल हैं कि आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को खुद मार्क कर सकते हैं। आपको मैंने कई बार ये पैटर्न सिखाया भी हुआ है कि जब आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो कम से कम उसके 2 पॉइंट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस हवाले से आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है, जो एटमॉस्फेयर का चैप्टर था अकॉर्डिंग टू एएलपी या एएलपी, ये आज यहां तक कंप्लीट होता है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।